हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो रिसेंट एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसका हम पूरा पैटर्न एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लस हमने जो 2024 और 25, ठीक है, इन दोनों सालों के लिए लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एक बार हमारे चैनल को क्या करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। ठीक, कोई डाउट्स है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा मैथ्स का बैच चाहिए तो वो 49 रुपीज़ में अवेलेबल है टिल आपके एग्ज़ाम। बैच परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। देखो, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, वो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या है, ठीक है, जिसे 5, 6 और 8 से भाग देने में प्रत्येक बार शेष 2 बचता है। ठीक है, देखो 5, 6, 8 से भाग देना है तो 5, 6, 8 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं। ठीक है, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 12 × 5 = 60 दूना 120। ठीक है, इसने बोला हुआ है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या तो वैसे तो कितनी होती है, 1000 होती है। ठीक है, बट आपको ये 120 के टर्म में चाहिए। ठीक है, समझे बात ना। तो अगर आपको पहाड़ा आता है तो 12 नहीं है 108 होता है। ठीक है, तो 1080 हो जाएगा। समझ में बात। अब हमें क्या करना पड़ेगा, शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, 2, तो इसको +2 कर देंगे। ठीक है, ये हमने कैसे किया, 1080। देखो 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा हो जाए। तो 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96। 8 बार पढ़ोगे तो कम हो जाएगा, 12 नहीं है 108, तो 120 × 9, 12 नहीं है 108, 1080। तो यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इसके आगे पहाड़ा पढ़ोगे 12 दम 120, 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए थी, इसलिए हमने 1080 लिया। और 2 शेष बच रहा था, तो जब शेष बच रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो क्या कह रहा है कि इसका मान निकालना है, तो यार सिंपल सा है, 16 × 4 = 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। अब देखो इसमें कितने हैं, पॉइंट वाइज 4 डिजिट हैं, पॉइंट वाइज इधर भी कितने हैं, 4 डिजिट। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया आपको। देखो फटाफट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह रहे 2/3। ठीक है, कह रहे 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27 का एचसीएफ फाइंड करना है। जब कभी एचसीएफ फाइंड करने के बाद बोला जाएगा तो जो ऊपर लिखे होंगे उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे और जो नीचे लिखे होंगे उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें 2, 8 और 16 और 10 का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों को ही डिवाइड कर दे, सबसे बड़े से बड़ा नंबर। तो यार छोटा ही देखो 2 है, 2 से बड़ा तो यार 2 कटना है, तो 2 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो मतलब जो आपका एचसीएफ होगा वही क्या होगा, इन सबको डिवाइड करेगा, वो है 2। ठीक है, इससे बड़ा नंबर तो इस संख्या में तो कोई और है नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है हमें 3, 9, 8, 21 का, 3, 9, 8, 21 का। ठीक है, तो जो मल्टीपल होते हैं ना उनको हटा देते हैं। 3 है और 9 से पहाड़े में आता है, 9 है 81 पहाड़े में आता है, 27 के पहाड़े में आता है, तो 3, 9 को हटा देंगे। बचा क्या हमारा, 81 और 27। ठीक है, तो 27 एकम 27, 27 देखा 81। ठीक है, और 27 81 के पहाड़े में आता है, तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 27 × 3 यानी 81 आ जाएगा। ठीक है, तो जो एचसीएफ होगा उसको ऊपर लिखेंगे और एलसीएम कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम। अगर इसने एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम को ऊपर लेते और एचसीएफ को क्या लेते, नीचे। ये तरीका केवल जो भिन्न वाले हैं उन्हीं पे ही लागू होता है। अगला देखिए, कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग करके। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, n × n+1/2। ठीक है, तो जो पहला संख्या है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 50 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, बट्टे में 2 से काटेंगे तो इसको कितनी आ जाएगी, 25। तो 25 पंचे 125 और 25, तो 5, 2, 2, 4 और 1245। ठीक है, कहीं मिस्टेक कर दी क्या भाई हमने, 25 कम 25, 25 पंचे 125, तो 27, हाँ 5, 2, 7 होगा, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो कह रहा है ए की आय है बी की आय से 40% कम है, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो जब कभी क्या होगा, प्रतिशत अधिकता पूछी जाएगी, केवल एक क्वांटिटी दी है
तो जो कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो कमी कितना है 40 की हो रही है, ठीक है। 100 में 40 घटा देंगे कितना बचेगा 60 इंटू 100, 20 दूनी 40, 20 3 60, तो 200/3, तो ये होता है हमारा 66.67%, ठीक है। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में आपके। तो 3% ऑफ एक्स, तो 3 तो परसेंटेज दोनों जगह है, तो परसेंटेज से इधर भी उड़ गया और परसेंटेज से ये भी उड़ गया है। तो ओनली लिखो आप 3x + 2y का 2/3 किसका है, ये 2x + 6y, ठीक है। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 9x + 6y = 4x + 12y। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4x इधर आ जाएगा, तो 9x - 4x = 12y - 6y। तो कितना हो जाएगा ये 5x = 6y। तो x रेशियो जो y आ जाएगा हमारा 6:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखो बहुत ज़्यादा पेपर पूछा जाता है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हो रहा है 5/3 से गुणा करना था, कर किससे दिया 3/5 से, ठीक है। तो अब इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो फर्क देखना है, ठीक है। हमें किससे करना था 5/3 से, तो 50 25 में 9 हो गए और 15/5/3 इंटू 100, 5 धंधा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। ये फर्स्ट 4 होगा, सेकंड 3rd होगा, देखो। तो 16/15 × 5 × 3, 3 × 5 = 15 इंटू 100, 25 चौको 100, तो 16 चौको 64%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पीड और पानी का अनुपात है 2:5 है, केवल स्पीड मिलाकर घोल का आयतन 50% बढ़ा दिया गया, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पूरा पहले स्पीड और पानी का टोटल वॉल्यूम कितना था 7 यूनिट, ठीक है। अब जब इसमें स्पीड मिलाई जाती है तो घोल का आयतन 50% बढ़ जाता है, तो मतलब क्या होगा 50% का मतलब क्या हो गया 1.5 का इंक्रीज, ठीक है। 100% होगा तो 2 का इंक्रीज, 50% इंक्रीज हो रहा है तो 1.5 का इंक्रीज, अगर 300% होगा तो 4 का इंक्रीज, ठीक है। तो 1.5 का इंक्रीज हो जाएगा किसका 7 का, तो 7 का ठीक है। तो अब जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी 10.5, समझ में आई बात। 7 से 1.5 इंक्रीज हो गया, तो अब जो नया वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 10.5, समझ में आई बात। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये 10.5 क्यों हुआ, जब हमने इसमें क्या है स्पीड मिलाया, तो हमने यानी स्पीड कितना मिला दिया इसमें 3.5 यूनिट। तो पहले स्पीड कितना था 2 यूनिट था, अब 3.5 और मिला दिया तो कितना हो जाएगा 5.5, समझ में आई बात। अब हमें वाटर तो पहले ही था, वाटर में कोई चेंजमेंट नहीं आया है, वाटर तो अभी भी कितना है 5 अनुपात ही है ना, तो बस पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10, ये इधर आके 11 बार और 5 दूनी 10, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11:10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, अनुपात 1:2 करने है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो इसमें हमने क्या मिलाया है पानी, तो क्या चीज़ चेंजमेंट नहीं होगी, दूध चेंजमेंट नहीं होगा, तो दूध का रेशियो क्या होगा दोनों उसमें सेम होगा। तो पहले 2:1 था दूध का रेशियो, ठीक है। अब कितना है 1:2 है, ठीक है। तो ये मिल्क है और ये वाटर है, तो यहाँ पर ये पहले वाले में 2 यूनिट है, अभी हमको कितना बनाना है इसको 2 यूनिट, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो दूध दोनों कंडीशन में बराबर हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 + 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20 लीटर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अभी क्या था पहले वाटर था 1 यूनिट, अब कितना हो गया 4 यूनिट, तो कितना यूनिट बढ़ा 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी ज़्यादा होगी 20 या 60 लीटर। तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। समझ में आ गया आपको।
देखो कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि में बेचा, यदि 100 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो देखो एक पे जब हानि हो और एक पे क्या हो, लाभ हो, ठीक है, तो दोनों ही अपोजिट कंडीशन है तो ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों पे ही क्या होता, लाभ होता, तो ये माइनस होती। अगर दोनों पे ही हानि होती तो भी ये माइनस होती, ठीक है। तो सेम सेम माइनस और अपोजिट प्लस, ठीक है। सेम क्या होता है, माइनस करते हैं और अपोजिट चीज़ों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 की हानि हो रही है, 5 का लाभ हो रहा है, दोनों अपोजिट है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 25। तो 25 वाली वैल्यू है कितनी, 100। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ऑलवेज 100 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 भाग की वैल्यू है 4, तो 100 भाग की वैल्यू हो जाएगी 400, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा आपका। आगे देखो कह रहा है 15 टेबलों का क्रय मूल्य 20 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि प्रतिशत। तो 15 टेबल के जो CP है वो 20 टेबल के SP के बराबर है, ठीक है। तो जो CP अपॉन SP का रेशियो हो जाएगा 5 को 20 और 5 है 15। तो 4 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये में बेच रहा है यार, ठीक है। तो उसको घाटा होगा, तो 1 का घाटा होगा किस पे, 4 पे। 1/4 का मतलब होता है 25%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दुकानदार वस्तु को CP से 40% अधिक पर अंकित करता है, 25% डिस्काउंट देता है, तो 20% लाभ। तो ये एक्चुअल में इफेक्टिव परसेंटेज का केस है, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव परसेंटेज क्या कहता है, अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो MRP माइनस डिस्काउंट माइनस MRP इंटू डिस्काउंट अपॉन 100 करते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है। तो MRP कितनी है, 40% अधिक की है, 40 लिख लेंगे, माइनस 25% डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस का 25, माइनस 40 MRP और 25 डिस्काउंट बटे में 100, 25 का 25, 25 को 100, 4 दाम 40, ठीक है। तो 40 25 गए 15 और माइनस का 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5%। देखो पेपर में आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस देखो दोनों क्या है, एक पे प्लस है अधिक है और छूट का मतलब होता है माइनस, तो इनको घटा लो, 40 से 25 गए 15, ठीक है। तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 40 गुणे 25 लिख लो, 25 चौको कितना होता है 100, तो आपको 2 डिजिट बाद क्या लगा देना, पॉइंट, 15 में 10 गए 5%। तो आपको सिंपली इस मेथड से सॉल्व कर लेना है वहाँ पर पेपर में। ये देखो इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कह रहा है 10,000 रुपये में सोफ़ा खरीदता है और 12% छूट देकर 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो याद रखना है, जब कभी MP अपॉन CP का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 10 का, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। डिस्काउंट कितने दे रहा है, 12 का, तो 100 में से 12 गए 88, तो 22 को 88, 22 पंच 110, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो उसने 10,000 में सोफा खरीदा था, तो 5 तो MP, तो CP आपका कितना है, 10,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 चौको 100 यानी 2500। हमसे पूछा गया है 5 यूनिट यानी MRP, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा है, तो 5 गुणे 2500, 25 पंचे 125, ठीक है। समझ में आ गया आपको, 12,500 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या साधारण ब्याज पर कोई राशि है 5 वर्षों में 2 गुनी और 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखो भाई आपको समझना चाहिए, ठीक है। 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो 100 की चीज़ लगाई आपने, 200 हो गई, तो कितने का ब्याज मिलेगा आपको, 100 का, ठीक है। कितने सालों में मिल रहा है ब्याज, ये 5 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20%। ये चीज़ समझ में आई। सेकंड कंडीशन में देखो क्या होगी, कोई भी चीज़ आपने लगाई 100, अब वो कितनी हो गई 400, तो ये 300 का ब्याज मिलेगा। तो अगर 20 की दर होगी तो 300 का ब्याज मिलने में कितना समय लग जाएगा, 15 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट रहेगा। ये चीज़ समझ आ रही ना। या इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को इस चीज़ में समझ में ना आ रहा हो, देखो कॉलम बॉक्स बना लेते हैं। देखो 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी कोई अमाउंट लगाया, प्रिंसिपल 1 लगाया, वो अमाउंट कितना हो गया, वो 2 हो गया, तो ब्याज कितने मिलेगा, 1 का। तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 5 सालों में, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे क्या है, उसने 1 रुपये लगाया, अब 4 हो गया, तो कितने रुपये का ब्याज मिल रहा है, 3 रुपये का ब्याज। तो 1 रुपये का ब्याज मिलता है 5 सालों में, तो 3 सालों में कितने, 3 रुपये के ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 + 5, 5 10 15, ठीक है। 15 ईयर्स में होगा, समझ में।
तो 1 साल में मिलता है 5, ठीक है। 1 रुपये का ब्याज मिलता है 5 सालों, फिर नेक्स्ट 1 रुपये का ब्याज मिलेगा 5 सालों में, फिर नेक्स्ट 1 रुपये का ब्याज मिलेगा 5 सालों में। हमें 3 रुपये का ही ब्याज चाहिए था, 3 रुपये का ब्याज प्राप्त करने के लिए 5 5 10 5 15 साल हमें लग जाएंगे। समझ में आएगा? तो भाई क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। कह रहा है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो भाई, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 रुपये लगाया आपने, 1 रुपये ब्याज मिला, 11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी आपने 10 रुपये लगाए, 1 रुपये ब्याज मिला, 11 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 100, ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ जाएगा अमाउंट, ये 121, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया 100, अमाउंट हो गया 121। अब ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 21 यूनिट। तो देखो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000, तो 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से 100 गया, तो 21 गुणे 100 2100, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के एसआई और सीआई का अंतर 25 है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो देखो जरा, जब कभी भी अंतर की बात हो ना, तो मैं आपको बाई ट्रिक भी बताता हूँ, बाई फॉर्मूला भी बताता हूँ। देखो पहले फॉर्मूला देख लो भाई, ठीक है, फिर इधर हम लोग ट्रिक बताएंगे आपको। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई, 2 वर्षों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 25 है, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारा, फाइंड करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 100 गुणे 100, तो ये हो गया 25, एकदम 25 25 को 100, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 गुणे 4 100, और ये इंटू 100, तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब समझो रहा, बाई ट्रिक क्या है, देखो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/20, तो यानी अब समझो रहा, बस आपको क्या करना है, अगर ये ट्रिक केवल 2 सालों के लिए अप्लाई होगी, ठीक है, और समझो इतना, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू का और दोनों नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, तो 1/400 हो जाएगा। तो ये जो होगा ये आपका डिफरेंस होगा, ये होगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 25 रुपये, तो 1/1 यूनिट की वैल्यू है 25 रुपये, ठीक है, यही तो डिफरेंस था। तो 400 यूनिट प्रिंसिपल है, तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू गुणे 4, तो 25 को 100, समझ में आ गया, 10,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप बाई फॉर्मूला भी इसको कर सकते थे, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, और भी तरीके हैं देखो इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन को, ठीक है। इसी डिफरेंस को एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। तो जो हमारा इसको इफेक्टिव परसेंटेज होता है 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका SI होता है, और दोनों को मिला दोगे तो ये CI मिलता है, ठीक है। तो 5% है, समझो ना, 5% का दोगुना करोगे 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 10.25, तो इतना होगा, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 0.25 की वैल्यू कितनी है, 25 है, ठीक है। हमसे पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन क्या होगा बताइए। ऑलवेज हमेशा क्या होता है 100%, तो पॉइंट से बस 100 ऊपर लगा दो, 10 25 10,000 आंसर आ गया। इससे तो और भी आसान हो गया। तो 3-4 तरीके हैं, ठीक है, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए, इससे सिंपल हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, दोनों 4 दिन 7 काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, शेष कार्य बी ने कितने दिन में करेगा। देखो भाई, ए करता है 10 दिन, बी करता है 15 दिन, ठीक है। तो टोटल काम कितना करेंगे 60, तो ए करेगा 6 दिन, ए की क्षमता हो जाएगी 6 और बी की क्षमता हो जाएगी 4। कोई दिक्कत समस्या, दोनों ने 4 दिन 7 काम किया, तो दोनों की क्षमता कितनी है, ए करता है 6 यूनिट और बी करता है 4 भाग, तो दोनों की एक दिन में क्षमता कितनी होगी 10 यूनिट। अब ये मिलकर काम कितने दिन करते हैं 4 अपने दिन, तो अगर 4 दिन काम करेंगे टोटल काम कितना हो जाएगा 40। हमें पास काम कितना था 60, 40 हो गया, कितना बचेगा काम हमारा 20। अब 20 काम करेगा कौन, बी करेगा, तो बी की एक दिन की क्षमता 4 है, तो 20 यूनिट काम करने में उसको लगेगा 5 दिन, ठीक है, 5 डेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में खंभा पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करो। देखो, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है 150 मीटर है,
और समय भी कितना है, सेकंड में दिया है 15। अब हमें जो सारे आंसर दिए हैं वो किलोमीटर पर घंटा में दिए, तो किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 धाम 150, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है एक नाव है 20 किलोमीटर धारा के विपरीत 4 घंटे में, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल 3 घंटे में, स्थिर जल में नाव की गति क्या है। तो देखो जब कभी विपरीत जाते हैं तो a-b होती है चाल, तो a-b, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 4 पंचे 20। अब धारा के अनुकूल, जब कभी अनुकूल का मतलब होता है साथ में धारा भी इधर समझ बह रही है और नाव भी इधर समझा रही है, दोनों की चालें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो a + b, तो 3 का भाग देंगे 10 में, 30 में 10 आ जाएगा। हमसे पूछा गया स्थिर जल में नाव की चाल, तो b की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमेशा देखना इन दोनों क्या कर लेंगे, अच्छा सॉरी, नाव की चाल निकालनी, a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी है, दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, 10 + 5 15, 2 से भाग दे देंगे, 7.5 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा से चलने पर 10 मिनट देर से पहुंचता है और 6 किलोमीटर पर घंटा से चलने पर 10 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। तो दूरी ज्ञात की, तो पहले आपको स्पीड का रेशियो है वो है 5 है, दूसरे में 6 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 6:5, ठीक है। याद रखना मैंने बताया था ये पहले पहुंच रहा है, ये देर से पहुंच रहा है, तो दोनों ही अपोजिट है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच का तो डिफरेंस कितने का है, 1 मिनट का समय में। इस बीच ये पहुंचेगा 6 यूनिट में और ये पहुंचेगा 5 मिनट में, तो 1 मिनट का जो डिफरेंस है किसके बराबर होगा, 10 + 10 20 मिनट के बराबर, तो इसको लगेगा 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, 2 आवर, तो उसकी 1 घंटे की चाल कितनी है 5, तो 2 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा, 10 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 20% बढ़ाएगी, चौड़ाई 10% घटाएगी, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात की। देखो भाई, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो कोई पहले राशि 5 थी, अब कितनी हो गई 6, चौड़ाई 10% घटाएगी, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, पहले 10 थी, अब 1 घटा देंगे, कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। क्रॉस कट रहा होता है, काट लेते, तो 25, पहले क्षेत्रफल 25 था, बढ़ोतरी का 27, अब कितना होगा 27, कितनी बढ़ोतरी हुई 2 की बढ़ोतरी किससे हो रही है, पुराना वाला क्षेत्रफल देखो 25 × 100, तो 4 दूनी 8, तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई कह रहा है बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है। पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, 22/7, और रेडियस कितनी हो गई 7, और हाइट कितनी हो गई 10, 7 से 7 गया, 22 × 44 × 10 440, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कह रहा है एक घन का विकर्ण है 6√3 है, तो उसका आयतन, तो घन का जो विकर्ण होता है वो a√3 होता है, तो इसकी वैल्यू 6√3, तो √3 से √3 = 6, जो वॉल्यूम होता है वो a³ होता है, तो a की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को क्या कह रहा है, दुकान में सोमवार को 1 बजे से 8 बजे तक आगंतुकों की संख्या इतनी थी, तो औसत ज्ञात करो भाई, ठीक है। तो औसत निकालने का बेस्ट तरीका सभी जोड़ लो, 13 × 17 = 23, 22 × 45 50 10 60 10 70 और 7 से 70, ठीक है। कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दो 11, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन मिस हो गया है क्या इसमें, शायद देख लेते हैं एक बार फिर से, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो उसको हम लोग कर देते हैं। देखो ये शायद क्वेश्चन मिस हो गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ये रूल समझ लो, पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, फिर इसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। फिर 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, 15 में 8 जाएगा तो फिर 7 बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।